नमस्कार, थर्मोडायनेमिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या ऊष्मागतिक चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शब्द बार बार आपके काम में आएगा। तो देखिए, ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। चलो आप भी नोट कर लीजिए, आप लिखिए ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किसी निकाय की अवस्था प्रायोगिक रूप से ज्ञात राशियों का एक समुच्चय यानी सेट समुच्चय होता है। ये राशियां ऊष्मागतिक चर कहलाती है। ठीक है, अब इसको आप समझिए क्या है। यहां पर देखो, एक शब्द तो ये काम आया है, निकाय की अवस्था, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इसको इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अभी सब बताऊंगा ये क्या है, ठीक है ना। और एक शब्द आया प्रायोगिक रूप से ज्ञात राशियां। ठीक है, तो देखो, हम सिंपल सा एग्जांपल सिलेंडर में भरी हुई गैस का ही ले लेते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो कोई सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, तो वो हमारा हो गया एक सिस्टम। फिर यहां पर लिखा है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, तो वो जो गैस सिलेंडर में भरी हुई है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने देखा, उसका एक निश्चित तापमान होगा, उसका एक निश्चित आयतन होगा, उसका एक निश्चित प्रेशर होगा, यानी पीवीटी। और भी पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन हम जनरली पीवीटी की बात करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो पीवीटी है, वो क्या दर्शा रहा है, उसकी अवस्था को दर्शा रहा है। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा चेंजेस किया कि उसका पी या वी या टी या दोनों या तीनों कोई भी बदल गए, तो उसकी अवस्था कुछ ना कुछ चेंज होगी। जैसे सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, बर्फ, पानी और वाष्प। तीनों का मूलभूत कंटेंट H2 है, लेकिन यहाँ पर बर्फ में कुछ टेम्परेचर, प्रेशर कुछ अलग है, वाटर के लिए कुछ अलग है, वाष्प के लिए कुछ अलग है। तो जैसे ही पीवीटी में परिवर्तन हुआ, तो उसकी स्टेट बदल गई। तो अवस्था का तो मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उस सिस्टम को दर्शाने के लिए आपको जो जो पैरामीटर चाहिए, उन पैरामीटर की स्थिति में जो निकाय जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वो कहलाती है उस निकाय की अवस्था। अब चर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल मैंने आपको बता ही दिया। चर का मतलब हो गया कुछ ऐसे पैरामीटर या कुछ ऐसी राशियां होती है जिनमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उस निकाय की अवस्था भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी निकाय की अवस्था पूरी तरह से क्या हो रही है, उन राशियों पर निर्भर कर रही है। उन राशि का एक पर्टिकुलर मान होगा तो निकाय की एक पर्टिकुलर अवस्था होगी। अगर उन राशियों का मान बदल जाएगा तो निकाय की अवस्था भी बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, वो राशियां कैसी होनी चाहिए, प्रायोगिक रूप से ज्ञात या प्रेक्षण योग्य होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उनका मान आप निकाल सको, ऐसी राशियां होनी चाहिए। तो अब तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल हो गया होगा कि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत निकाय की जो अवस्था होती है, वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात राशियों का एक समुच्चय होता है। जैसे पीवीटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पीवीटी किसी गैस का फिक्स है, जो भी होगा, तो वो क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया पीवीटी का। और उसको हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात भी कर सकते हैं। तो वो निकाय की क्या दर्शा रही है, अवस्था दर्शा रही है। और ये जो राशियां, ये राशियां क्या कहलाती है, ऊष्मागतिक चर कहलाती है। तो ऊष्मागतिक चर वेरिएबल्स हैं आपके, याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स में जो वेरिएबल्स है, वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स समय के साथ बदल सकते हैं, और जब वो बदलेंगे तो निकाय की अवस्था भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए आप, इसमें आप एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। आप ऐसे लिखिए, किसी निकाय के लिए ताप, दाब, आयतन आदि राशियां ऊष्मागतिक चर कहलाती है। अब ऊष्मागतिक चर का मतलब केवल ताप, दाब, आयतन, ये तो हम फेमस जानते ही हैं। और भी बहुत सी राशियां होगी जिनकी चर्चा हम बाद में जैसे से आएंगे आगे करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद क्या है,
निकाय की अवस्था को समझना और ऊष्मागतिक चर क्या उसको समझना। तो चर की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल्स है, उनके मान के आधार पर आप निकाय की अवस्था दर्शा रहे हो, और उन वेरिएबल्स में जब परिवर्तन होगा तो निकाय की अवस्था भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने लिखा है ऊष्मागतिक चर। तो ये जो ऊष्मागतिक चर होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जैसे P का मान या प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनका मान एक दूसरे से स्वतंत्र होता है कि जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर बदला तो प्रेशर और वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता है। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैं इस लाइन को लिखूंगा, ये लाइन आगे आपके बहुत काम आएगी। यहां पर आप नोट कर लीजिए, आप लिखिए ऊष्मागतिक चर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, अपितु एक समीकरण या संबंध, कुछ भी लिख लीजिए आप, एक समीकरण द्वारा परिभाषित रहते हैं। और ये जो समीकरण होती है उसे हम क्या कहते हैं, निकाय की अवस्था की समीकरण। तो लिख लीजिए ऊष्मागतिक चर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, अपितु एक समीकरण द्वारा परिभाषित रहते हैं जो निकाय की अवस्था समीकरण या अवस्था की समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ऊष्मागतिक चर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल से बताऊं आपको मैं कैसे, इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा यहां ऊपर दिखा देता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड वेट कीजिए आप। जैसे आप लोगों ने एक फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण, PV = RT। तो देख लिया अवस्था समीकरण क्या आ गया, P भी आ गया, V भी आ गया, T भी आ गया। और यहाँ पर P, V, T परस्पर स्वतंत्र नहीं है। अगर आप T में चेंज करोगे तो P और V में भी चेंज हो जाएगा। या इसको ऐसा कह सकता हूँ, जो P है इसको मैं V और T के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो P = RT/V। उसी प्रकार से V को आप T और P के रूप में लिख सकते हो, P को आप VT के रूप में लिख सकते हो, T को आप PV के रूप में लिख सकते हो। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से एक समीकरण द्वारा परिभाषित रहते हैं। और ये समीकरण ही आपकी क्या कहलाती है, निकाय की अवस्था समीकरण कहलाती है। तीन चीजें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक है निकाय की अवस्था, एक है आपका ऊष्मागतिक चर, और एक है अवस्था की समीकरण। वापस सुन लीजिए, निकाय की अवस्था का सिंपल सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उस निकाय के कुछ पैरामीटर है, उनके फिक्स मान होंगे, तो वो फिक्स मान के रूप में जो आपको निकाय जैसा दिखाई दे रहा है वो उस निकाय की अवस्था कहलाती है। और अवस्था जिन पैरामीटर पर निर्भर करती है या जिन वेरिएबल से डिसाइड होती है वो वेरिएबल ही आपके क्या कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। और ये जो ऊष्मागतिक चर होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, अपितु एक समीकरण द्वारा आपस में परिभाषित रहते हैं। और वो समीकरण क्या कहलाती है, निकाय की अवस्था समीकरण कहलाती है। ये शब्द बार बार आपके काम आएंगे, इसलिए आप इसको यहीं पर ध्यान से समझ लीजिएगा और अपनी समझ को इस आधार पर विकसित कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो चीज थी वो मैंने आपको सिस्टमेटिक बता दी। कई बार निकाय की अवस्था समीकरण को इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ PVT = 0। यानी कोई भी समीकरण जो PVT के रूप में है, जैसे ये PVRT क्या फंक्शन ऑफ PVT = 0 ही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है, आप नोट कर लीजिए इसको, इस प्रकार की समीकरण को हम क्या कहते हैं, अवस्था समीकरण या इक्वेशन ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है अवस्था समीकरण, जिसमें PVT, याद रखिए अभी हम PVT की बात करें, इसमें और राशियां जुड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूं, केवल PVT नहीं है, इसमें और राशियां जुड़ेगी। वो कौन सी जुड़ेगी, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना पता चलता जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि ये अवस्था की समीकरण कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको हमने समझा। यहां पर अब हमें एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और थर्मोडायनेमिक्स में वो कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, आगे पूरी थर्मोडायनेमिक्स बुक्स में वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। तो उसको आप यहीं पर सीख लीजिए बहुत आराम से, और बहुत ईजी है।
समझोगे तब तो बहुत ईजी है, और रटने का प्रयास करेंगे तो फिर हम फंसते चले जाएंगे। ठीक है, चलो आप समझिए एक चीज, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिखा देता हूं, आप इसमें एक नोट कीजिए। देखो मैंने एक चीज लिखी है, मैंने लिखा एक लाइन, फंक्शन ऑफ x, y, z इजिकल टू 0। ये एक निकाय की अवस्था समीकरण है। यहां पर x, y, z क्या है, वेरिएबल्स है, यानी ये जो निकाय की अवस्था है वो किस पर डिपेंड करिए, x पर, y पर और z पर। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वो पीवीटी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक अवस्था समीकरण है। अब यहां पर मैं दो शब्द लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एक शब्द मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं यथातथ, बड़ा टिपिकल वर्ड है, अवकल। तो ज्यादा अच्छा ये आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल याद रखिए, इसको छोड़िए यथातथ अवकल को। ठीक है, लिखना जरूरी था, मैंने लिख दिया। एक शब्द में यहां लिख रहा हूं पाथ इंडिपेंडेंट। क्या लिखा है मैंने, पाथ इंडिपेंडेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पथ निरपेक्ष। ये तो वर्ड फिर भी ठीक है, पथ निरपेक्ष। अब समझिए ये शब्द क्या है, ये क्यों काम आने वाला है। जैसे देखिए f(x, y, z) इजिकल टू 0, ये कोई एक पर्टिकुलर निकाय की अवस्था समीकरण है। सपोज करो किसी टाइम पर निकाय किसी f1 अवस्था में है। f1 अवस्था का मतलब क्या हो गया, उसके कुछ पैरामीटर होंगे जिसको मैं x1, y1, z1 कह देता हूं। ये लीजिए x1, y1 और z1 कह दिया। अब किसी और टाइम पर मान लीजिए इन पैरामीटर में चेंज होता है और ये x1 जो है वो x2 में, y1 y2 में और z1 z2 बदल जाता है, तो ये अवस्था क्या हो गई, f2 हो गई। इसको मैं लिख दिया x2, y2 और z2। तो ये एक डिफरेंट स्टेट है और ये एक डिफरेंट स्टेट है। ठीक है, और यहां से यहां पहुंचे तो इसका मतलब फलन में क्या हो गया, कुछ चेंजेज हो गया। और उस चेंजेज को मैं क्या लिखूंगा, देखो आप एक बार, उस चेंजेज को मैं क्या लिखता हूं, df लिखता हूं। df क्या है, f1 से f2 तक गए तो कितना चेंज हुआ, वो मेरा क्या है, df है। यहां तक चीज क्लियर हो गई। एक चीज यहां पर आप और समझ लीजिए कि f1 से f2 जब मैं लिखा है तो यहां पर मैं लिखा है x1 y1 z1 या x2 y2 z2, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तीनों ही पैरामीटर में चेंजेज हो। निकाय की अवस्था मान लीजिए कोई टाइम में f1 है, कोई टाइम में f2 हो गई, तो हो सकता है कि ये x1 x1 ही रहे, y1 y1 ही रहे, लेकिन z1 z2 हो जाए, तब भी ये अवस्था बदल जाएगी। उसी प्रकार से अगर x1 x2 हो जाए, y1 और z1 दोनों y1 z1 रहे, तब भी ये f2 हो जाएगी। कहने का मतलब है निकाय की जो अवस्था है वो जिन पैरामीटर्स पर निर्भर कर रही है, उनमें से किसी भी एक पैरामीटर में भी अगर चेंज होता है तो निकाय की अवस्था बदल जाती है। तीनों में हो कोई जरूरी नहीं है, किसी एक में भी चेंज हो गया तो निकाय की अवस्था बदल जाएगी। मैंने यहां सिंप्लिसिटी के लिए आपको x2 y2 z2 लिख दिया, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगी। वापस बोल देता हूं, निकाय जिन चरों पर निर्भर करता है उन चरों में से किसी भी एक चर के मान में भी अगर परिवर्तन होता है तो उस निकाय की अवस्था बदल जाती है। ठीक है, ये कोई नोट्स नहीं है लेकिन समझने के लिए। अब देखिए f1 से f2 गए, तो f1 से f2 जाने के आपके पास खूब सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज करो आप इस पथ से चले गए, सपोज करो आप इस तरह से घूम करके, यहां से घूमने का मतलब हो गया कोई f1 से, कोई पहले मान लो x1 ही चेंज हुआ केवल, ठीक है ना, तीनों में से कोई एक चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ, इस तरह से चेंजेज होते गए अलग अलग, और मुझे यहां तक पहुंचना है। एक तरीका आपका ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आपका पथ नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तीन डिफरेंट पाथ से आप गए f1 से f2 तक। चेंज आपको क्या देखना है, df, और चेंज का मतलब हो गया प्रारंभिक और अंतिम के बीच में कितना चेंजेज हुआ। तो पथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि यदि यहां से यहां आप जा रहे हो तो जो चेंज है वो आप चाहे किसी भी पथ का अनुसरण करो, चाहे 1 से जाओ, चाहे 2 से जाओ, चाहे 3 से जाओ, अगर इस df का मान सेम रहता है तो उस स्थिति में ये क्या कहलाएगी, प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पाथ इंडिपेंडेंट कहलाएगी, यानी पथ का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर ये चेंज पाथ इंडिपेंडेंट है तो उस स्थिति में ये चेंज क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दोनों एक दूसरे से लिंक है। अगर कोई डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी जो चेंजेज है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के रूप में है, तो इसका मतलब है कि वो चेंजेज पथ पर निर्भर करता ही नहीं है। वो किस पर निर्भर करेगा, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करेगा। आप किसी भी पथ से चले जाइए। और यदि
ये पूरी प्रोसेस जो F1 से F2 की है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। तो दोनों एक ही बात है, ये है तो इसका मतलब ये है, और ये है तो इसका मतलब ये है। तो ये चीज आपको पता चल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से डायग्राम बना करके लिख लीजिए। अभी मैं आगे और लाइनें लिखाऊंगा। अब इसमें आप एक लाइन लिखिए, जो पाथ इंडिपेंडेंट आपने लिखा है ना, ये जो पाथ इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसके नीचे आप एक लाइन लिख लीजिए, इस स्थिति में प्रयुक्त फलन, जो आपका फंक्शन है f फलन, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर ही निर्भर करता है। और अगर केवल प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर कर रहा है तो चेंज होगा वो कैसा होगा, आपका एग्जैक्ट होगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिखने का एक फिक्स तरीका है, वो आप नोट कर लीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। डीएफ को हम कैसे लिखते हैं, चूंकि एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पर, तो डीएफ हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड। ये बहुत फेमस तरीका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिखने का। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, मैंने पूरा डायग्राम बना करके बता दिया क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो इस चीज को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो जो थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज और बता देता हूं, हमारे लिए एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रेशर की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए या P1 V1 T1 है या P2 V2 T2 है, तो हमारा इंटरेस्ट कभी भी P1 P2 T1 T2 V1 V2 को निकालने में नहीं रहेगा। हमारा इंटरेस्ट किस में रहेगा कि P1 से P2 के दौरान कितना चेंज हुआ, यानी हमारा इंटरेस्ट DP में रहेगा, हमारा इंटरेस्ट DV में रहेगा, हमारा इंटरेस्ट DT में रहेगा। तो चेंज में हमारा इंटरेस्ट रहेगा पूरी थर्मोडायनेमिक्स में। और चेंजेस को आप इस रूप में देखोगे, जनरली आपको इसमें जो भी पैरामीटर मिलेंगे वो पाथ इंडिपेंडेंट मिलेंगे, और पाथ इंडिपेंडेंट है तो उनका जो चेंज होगा वो कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको समझा दी। तो इस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ ए सिस्टम और फिर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इनको आप बहुत आराम से सुनिए, समझिए और कॉपी में नोट करते चलिए। वापस से बता रहा हूं, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इनको आप इकट्ठा कर लीजिए समझ के साथ। ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आगे की जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इतनी आसान होगी कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चाहे आप एकेडमिक लेवल का एग्जाम दीजिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, सब जगह आपकी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। थैंक यू।